पिछले वीडियो में हमने कॉर्नवालिस के बारे में किया था। कॉर्नवालिस 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया और 1793 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कॉर्नवालिस के समय हम देखेंगे कि जो कानूनों को व्यवस्थित किया, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजीकरण करने का प्रयास किया, न्यायिक व्यवस्था जो थी उसको सोपानीकृत करने का प्रयास किया इसने। आईसीएस का जन्मदाता माना जाता है कॉर्नवालिस को। इसके अलावा भारत में जो थाना पद्धति है, थाना व्यवस्था है, वो भी कॉर्नवालिस ने की। यहाँ पे 1793 में कॉर्नवालिस वापस गया और कॉर्नवालिस की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल बन के सर जॉन सोर आया। सर जॉन सोर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। सर जॉन सोर एक अपनी नीति के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा, अहस्तक्षेप की नीति या तटस्थता की नीति। भारतीय राज्यों के संदर्भ में सर जॉन सोर ने यह नीति अपनाई थी। सर जॉन सोर का ये मानना था कि जो भारतीय राज्य आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, तो सर जॉन सोर का ये मानना था कि हम अनायास के युद्धों में न फंसें, बल्कि कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर ज़्यादा जोर दिया और भारतीय राजाओं के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। इससे पहले भी अगर हम देखें तो कंपनी अनायास के युद्धों में उलझी थी, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता था। तो इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1798 में सर जॉन सोर के बाद लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। अब लॉर्ड वेलेजली के बारे में हम विस्तार से करेंगे। लॉर्ड वेलेजली ये 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड वेलेजली जब आया, ये सेना में अधिकारी भी रह चुका था। तो ये कहा जाता है कि दो गवर्नर जनरल जो भारत में आए बंगाल के, एक तो लॉर्ड वेलेजली और दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन दोनों ने डायरेक्टरों की आज्ञा के खिलाफ भारत में युद्ध लड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि डायरेक्टरों की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि अनायास के युद्धों में पैसा बहुत खर्च होता था। इसीलिए हम देखेंगे कि इससे ठीक पहले सर जॉन सोर ने व्यापार पर ज़्यादा जोर दिया था और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो 1795 में एक खुर्जा का युद्ध हुआ था निजाम और मराठों के बीच, लेकिन इस युद्ध में भी सर जॉन सोर ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। जबकि इससे ठीक पहले हम देखेंगे तो जो मैसूर से युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस तरीके से उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लेकिन वेलेजली जब भारत आया तो इसका सीधे सीधे ये उद्देश्य ही था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करना है, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करना है और सक्रिय हस्तक्षेप करना है भारतीय राज्यों के संदर्भ में। तो सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई वेलेजली ने भारतीय राज्यों के संदर्भ में। अब वेलेजली जब भारत आया तो उस समय की अगर राजनीति को हम देखें तो उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी, एक तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है ही। इस समय जो मराठे शक्तिशाली थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान मिस्र हो, तुर्की या फिर फ्रांस, इन सारी जगहों पे टीपू सुल्तान ने अपने राजदूत भेजे थे और ये विदेशियों से मदद लेने का प्रयास कर रहा था। तो ये भी एक समस्या थी। तो इसलिए फिर इसके अलावा रूस अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, तो रूस का भी भय था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए इसने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई भारतीय राज्यों के संदर्भ में, क्योंकि इसका ये मानना था कि जब तक हम आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, आंतरिक रूप से निश्चिंत नहीं होंगे, तब तक हम बाहरी मोर्चों पे लोहा नहीं ले सकते। इसलिए जरूरी है कि आंतरिक रूप से भारतीय राज्यों को अपने ग्रिप में लाया जाए। तो ये भी कारण था इसके सक्रिय हस्तक्षेप का। वेलेजली भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है सहायक संधि प्रणाली के लिए। तो वेलेजली की पहले हम सहायक संधि प्रणाली देखेंगे। सहायक संधि प्रणाली जो है, इसकी अगर हम देखें तो इसकी झलक दिखाई देती है डुप्ले की नीति में। सबसे पहले इस तरीके की नीति अपनाई थी डुप्ले ने। जब डुप्ले ने किराए पे अपनी सेना उपलब्ध कराई, चाहे वो हैदराबाद का मुजफ्फर जंग हो या फिर जो कर्नाटक
का नवाब था चांदा साहब, तो इनको पहली बार जो किराए पे अपनी सेना उपलब्ध कराई थी वो डुप्ले ने कराई थी। तो एक तरीके से जो सहायक संधि है इसकी सर्वप्रथम जो झलक मिलती है वो डुप्ले की नीति में मिलती है। आगे चल के इस नीति को आगे बढ़ाया लॉर्ड क्लाइव ने। क्लाइव ने जब 1765 की संधि की मुगल बादशाह से और सुजाउद्दौला से, तो सुजाउद्दौला से जब की इसने संधि, तो 1765 की संधि के तहत ही अवध में इसने एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रख दी थी क्लाइव ने, और जिसका खर्च अवध का नवाब उठाता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो पहली सहायक संधि हुई वो अवध के नवाब से ही हुई, अवध से ही हुई। लेकिन सहायक संधि प्रणाली को एक पॉलिसी के रूप में, एक नीति के रूप में लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की और इसके तहत इसने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई भारतीय राज्यों के संदर्भ में। सहायक संधि प्रणाली जो थी इसके तहत ये होता था कि वेलेजली को ये पता था कि भारतीय राजा जो है ये आपस में लड़ते रहते थे, और जो कमजोर राजा होता था उसको ये हमेशा आवश्यकता रहती थी कि कोई ना कोई उसकी मदद करे ताकि वो सुरक्षित बना रहे। तो सहायक संधि प्रणाली के तहत ये था कि जो कोई भी राजा सहायक संधि पे दस्तखत करता था, सहायक संधि स्वीकार करता था, तो उसको कुछ प्रावधान थे, कुछ शर्तें थी जो उस राजा को माननी पड़ती थी। और वो शर्तें अगर राजा मान रहा है तो उसके एवज में उस राज्य की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों का हो जाता था। अब सहायक संधि के तहत शर्तें कौन सी माननी पड़ती थी? तो सहायक संधि के तहत ये था कि एक तो उस राजा को, वो राजा बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई भी युद्ध या संधि नहीं कर सकता। दूसरी चीज कि उस राजा की विदेश नीति जो थी वो अंग्रेजों के जिम्मे आ जाती थी। उस राजा को अपने राज्य में, अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था जो कि दरबारी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता था, दरबारी कार्रवाइयों पे निगरानी रखता था। हालांकि इस शर्त में यह था कि रेजिडेंट जो है वो भारतीय राजाओं के मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेज रेजिडेंट करते थे दखलंदाजी। फिर यह था कि कोई भी जो देसी नरेश है जो सहायक संधि स्वीकार कर रहा है वो किसी भी विदेशी को अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखेगा। इसके पीछे ये था कि जो फ्रांसीसी लोग थे, तो फ्रांसीसी अधिकतर भारतीय राजाओं की सेना में भर्ती हो जाते थे और ये भारतीय सेनाओं को अंग्रेजी ढंग से प्रशिक्षित कर देते थे। तो एक शर्त ये भी थी कि किसी विदेशी को नौकरी नहीं दे सकता देसी नरेश। इसके अलावा देसी नरेश को एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखनी होती थी और उस सेना का खर्च उस देसी नरेश को उठाना पड़ता था। या तो वो नगद भुगतान करके उठा ले या फिर कोई जमीन का टुकड़ा दे दे, कोई क्षेत्र दे दे जिससे उस सेना का खर्च चलाया जा सके। अब ये सारी शर्तें स्वीकार करने पर उस राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो अंग्रेजों का हो जाता था। तो इस तरीके से सहायक संधि प्रणाली जो है इसके तहत हुआ ये कि बहुत सारे देसी नरेशों ने सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए और इससे फायदा ये हुआ अंग्रेजों को कि अंग्रेज बिना पैसा खर्च किए बहुत बड़ी सेना रख सकते थे, क्योंकि जिन राज्यों में सहायक सेना होती थी उसका खर्च तो वो राजा उठा रहा है, लेकिन उस सेना की वफादारी अंग्रेजों के प्रति रहती थी। फिर अंग्रेजों की एक तरीके से देखा जाए तो जो अप्रत्यक्ष सीमा है, जो सैन्य सीमा है, वो उनकी प्रत्यक्ष सीमा से बहुत आगे बढ़ गई। फिर जब अंग्रेजों ने सुरक्षा का भार उठा लिया देसी नरेशों का, तो देसी नरेश भी निश्चिंत हो गए अपनी सुरक्षा की तरफ से। तो देसी नरेश एकदम पंगु हो गए और इसी का फायदा बाद में जब लॉर्ड डलहौजी आया तो लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति है वो इसी का चरम दिखाई देती है कि उसको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा और आराम से उसने राज्यों को हड़प लिया, क्योंकि जिस सहायक सेना ने उन राज्यों का सुरक्षा का जिम्मा उठाया था उसी सहायक सेना ने उन राजाओं को अपदस्थ कर दिया। तो इस तरीके से सहायक संधि का बहुत बड़ा लाभ मिला अंग्रेजों को। वेलेजली के समय ही चतुर्थांग मैसूर युद्ध हुआ। चतुर्थांग मैसूर युद्ध जो हुआ, इससे पहले टीपू सुल्तान ने कई देशों में अपने राजदूत भेजे थे और टीपू सुल्तान फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन, तो नेपोलियन से मदद लेने के प्रयास में था टीपू सुल्तान।
तो ये कारण था कि वेलेज़ली अब इस समस्या को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता था। वेलेज़ली जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें वेलेज़ली का जो छोटा भाई था आर्थर वेलेज़ली, तो ये सेनापति था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के फाटक पे लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद मैसूर में पुराना जो वाडियार वंश था यहाँ का, तो उसी के एक शासक को बिठा दिया गया गद्दी पे और मैसूर से सहायक संधि कर ली गई 1799 में। मैसूर युद्ध के बाद वेलेज़ली के समय ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था, इसका कारण था बेसिन की संधि। इसमें घटना ये घटी थी कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, इसने होलकर के भाई बिठू जी की हत्या करवा दी और बिठू जी की जब हत्या करवा दी तो जसवंत राव होलकर ये सेना लेके पूना चढ़ाया और डर के मारे बाजीराव द्वितीय चला गया वेलेज़ली की शरण में और बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। तो बेसिन की संधि हुई 1802 में। इसके तहत पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। जब पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तो ये जो मराठा संघ था, इसको नागवार गुजरा और इनको ये लगा कि अगर मराठा पेशवा अंग्रेजों की शरण में चला गया तो जो ग्वालियर के सिंधिया हों चाहे होलकर हों, ये सारे लोग पेशवा के नीचे ही थे। तो एक तरीके से ये माना जाता कि ये भी अंग्रेजों के नीचे हैं। तो ये कारण था कि द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसमें जो एक एक शक्तियां थी ये मराठों की, इन्होंने अकेले अकेले प्रयास किया कि जो पेशवा है इसको अंग्रेजों की चंगुल से निकाला जाए। सम्मिलित रूप से प्रयास नहीं किया इन्होंने। सबसे पहले आक्रमण किया भोसले ने और भोसले ने 1803 में यह आक्रमण किया पूना पे। अंग्रेजों ने भोसले को हरा दिया और भोसले ने भी देवगांव की संधि कर ली और देवगांव की संधि के तहत इसने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। भोसले के बाद 1804 में सिंधिया ने आक्रमण किया। सिंधिया भी हार गया और इसने सुरजी अर्जन गांव की संधि कर ली। इसके बाद फिर होलकर ने आक्रमण किया 1804 में ही। होलकर भी पराजित हुआ और इस तरीके से होलकर ने भी राजपुर घाट की संधि कर ली। इस तरीके से हम देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ उसमें पूरा मराठा संघ पराजित हो गया। अब वेलेज़ली के समय जो और घटनाएं हुई उसमें वेलेज़ली के समय ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, ये ICS अधिकारियों को प्रोबेशन पीरियड में प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन ये कॉलेज बाद में बंद कर दिया गया 1806 में, जब हेलबरी में एक कॉलेज खोल दिया गया। तो इस तरीके से ये वेलेज़ली के समय की घटनाएं रहीं। आगे हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में करेंगे।